नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। भाजपा आला कमान के दखल के बाद भी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसका डर पहले से ही दिख रहा था। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पेश किया और पास भी करवा लिया, लेकिन यह विधेयक विधान परिषद में अटक गया और अटकने की वजह विपक्ष नहीं है, अपने ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और प्रदेश संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस नजूल संपत्ति बिल पर आपत्ति कर दी और ये प्रवर समिति को भेज दिया गया। यानी ये बिल 2 महीने के लिए अटक गया है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में और विधान परिषद में चेतावनी दी थी आर पार की। इसके बावजूद विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को पेश किया और न केवल पेश किया बल्कि विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इसे पास भी करा लिया। ऐसा माना जा रहा था कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। समाजवादी पार्टी या विरोधी पक्ष कहें तो केवल 10 एमएलसी हैं इतने बड़े विधान परिषद में, तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन विधान परिषद के जो नेता हैं वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये कयास, ये चर्चा है कि चूंकि केशव मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच आंकड़े ठीक नहीं चल रहे, कोई 32 बताता है, कोई 36 बताता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ आंकड़ा ठीक नहीं ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर जिस संगठन की बात केशव मौर्य चुनाव में हार के बाद कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, उस संगठन को आगे करके इस बिल को रोक दिया गया। हालांकि जब ये मामला पूरी तरीके से हाईलाइट हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे रफू कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जिन्होंने इसका विरोध किया था वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे, उनकी सहमत से बिल ये प्रवर कमेटी को भेजा गया है। भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि जो ये बिल है इस पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, तमाम विधायकों की राय ली गई और ये कहा गया कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम ठीक करना चाहते हैं और ठीक करना चाहिए, तो इस वजह से इसको भेज दिया गया। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें कुछ असामान्य जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि कोई बिल अगर विधानसभा में या विधान परिषद में जाता है तो क्या आपस में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कोई समन्वय नहीं था जिसको विधान परिषद में इस बिल को गिराना पड़ा, प्रवर कमेटी को भेजना पड़ा। और एक ऐसा बिल जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार, ताकतवर मुख्यमंत्री पेश करे, पास भी करवा ले, लेकिन उसको कानूनी जमा न पहना पाए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नए कानून का उद्देश्य जो अगर इसको अमली जामा हो जाता तो नजूल भूमि का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जाना था। बिल अगर कानून बन जाता तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल प्रॉपर्टी का पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलने वाला था। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संदर्भ में पहले से कोर्ट और प्राधिकारी सक्षम लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। ये कह दिया कहते जितने भी पहले से आवेदन है नजूल भूमि को के स्वामित्व के लिए उनको अस्वीकृत माना जाएगा। जिन नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस किया जाएगा, वहीं आगे कोई नजूल भूमि फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। तो ये जो कानून बनने वाला था योगी आदित्यनाथ का, इसको लेकर उन्होंने बहुत ईमानदार पहल की थी। जहाँ तक मैं इस नजूल भूमि को देख पा रहा हूँ, जो ये अधिनियम, ये बिल जो आया था, ये बहुत ईमानदार पहल है एक ईमानदार मुख्यमंत्री की। इसमें कहीं कोई संदेह किंचित मात्र भी नहीं था। ये तो जो कुछ उन्होंने किया वो शासन सत्ता सरकार की जो हित है उसमें किया, और इसमें जनहित भी छिपा है कि इस जमीन से गरीबों को मकान इसमें बनाए जाते, बहुत सारे विकास कार्य किए जाते। ये योगी आदित्यनाथ चाहते थे और उनकी सरकार ये चाहती है, लेकिन ये बिल उन्हीं की पार्टी के लोगों ने गिरा दिया। और यही नहीं, संजय निषाद उनके सहयोगी वो कहते हैं कि भाई मछुआरे
गरीब लोग जो नदी के किनारे रहते हैं, अगर उन्होंने कोई ज़मीन 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले एक्वायर करके अगर कोई जगह उसमें कोई मकान बना लिया है तो वो छिन जाएगा। वो कहाँ से कागज़ लाएंगे, वो कहाँ कराने जाएंगे? ऐसे समाज के लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं। संजय निषाद इसे गरीबी के चश्मे से देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इससे समाज में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, बड़ा सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको वोट कौन देगा? ये बात कह रहे हैं संजय निषाद। तो जितना पूरा कुनबा है, या यूं कहें कि योगी विरोधी जो कुनबा है, वो एक तरीके से मोर्चा बंद हो गया। अनुप्रिया पटेल कहती है कि ये विधेयक न केवल गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। एक सरकार एक विधेयक पेश करती है, विधानसभा में पास करवाती है, इस उम्मीद के साथ कि वो कानून बन जाएगा, विधान परिषद में जाता है। कोई शक सुबह थी नहीं, क्योंकि विधान परिषद में प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये बिल गिर जाता है। ये असाधारण घटना है, एक तरीके से लोकतांत्रिक इतिहास की ये असाधारण घटना है कि प्रचंड बहुमत विधानसभा विधान परिषद में और बिल गिर जाए सरकार का। एक बात ये दर्शाता है, और दूसरी बात ये दर्शाता है जिस तरीके से भूपेन्द्र चौधरी कह रहे थे कि इसमें खामियां हैं, मुख्यमंत्री जी की सहमत से हुआ, मुख्यमंत्री की बात हुई, सिद्धार्थ नाथ सिंह रफू कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी की सहमत से हुआ तो पहले भी मुख्यमंत्री जी ने सबको बुला के पूछा होगा, फिर बाद में क्यों ये खेल दिया गया मुख्यमंत्री जी के साथ में? इससे क्या होता है कि सरकार का इकबाल कम होता है। इकबाल जो बुलंद है योगी आदित्यनाथ का, उसको डेंट करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जाएगा। मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के इस बात को कह रहा हूं, ठीक है। और एक और एंगल जो निकल कर आ रहा है कि जो नजूल की भूमि पर विधानसभा में एक दो विधायकों और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी इसका विरोध किया। जो नजूल की भूमि पर जिस तरीके से वक्फ की जमीनों पर भूमाफिया कब्जा किए हुए है, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो नजूल की संपत्ति है उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ उसे डकारे बैठे हैं। उनको लग रहा था कि यह बिल पास हो गया योगी आदित्यनाथ का तो फिर बुलडोजर चलेगा, बड़ी बड़ी इमारतें गिरेंगी। और वो कह रहे हैं जो सालों से लंबित है मामले, उसमें बैंक की ब्याज दर पर वो पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। तो जो सारी संभावनाएं थी 2 दूना 4 करने का, 1 2 का 3 और 3 का 4 करने का, वो सब सारी चीजें संभावनाएं खत्म हो जाती। ये इसमें एक आर्थिक एंगल है। तो ये कई सारे एंगल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल गिरने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुखातिब तो हुए विधानसभा में विपक्ष की तरफ, और विपक्ष के सामने वो गरजे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि संकेत उन्होंने अपने ही पक्ष को, सत्ता पक्ष को भी दिया। योगी जिस वक्त विधानसभा में बोल रहे थे, विपक्ष पर गरज रहे थे, उस वक्त उन्हें खबर थी कि यह बिल विधान परिषद में गिर चुका है और उसकी जो पीड़ा है वो तमतमाए हुए थे। उन्होंने उद्धरण जरूर अयोध्या के रेप कांड का लिया, समाजवादी पार्टी का नेता उसमें शामिल, उसकी गिरफ्तारी की बात की, बुलेट सद्भावना के बजाय बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, बहुत सारे प्रतीकों के जरिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आज की तिथि में भी वो सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर से क्यों डरते हो भाई? यानी उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा मैं आज भी हूं, बुलडोजर को डिफेम नहीं कर पाओगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 27 तक ये सरकार निर्बाध रूप से चलेगी और आगे भी तीसरी बार भी हम ही आएंगे। ये बार बार उन्होंने विधानसभा में कहा, लेकिन जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही वो प्रतिष्ठा की बात। उन्होंने कहा कि अगर मान प्रतिष्ठा हमें चाहिए थी तो हमें सरकार में मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं थी, हमारा मठ गोरक्षपीठ ही काफी था, इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे मिल जाती। और योगी ने कहा कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। अब विपक्ष से कह रहे हैं वो कि नौकरी करने नहीं आया हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? विपक्ष से तो ये कहने का कोई मतलब नहीं। तो वो कौन लोग हैं और किसकी नौकरी कर रहे हैं? ये सवाल योगीनाथ ने उठाया कि वो नेता हैं, नौकर नहीं हैं, कर्मचारी नहीं है किसी के। ये बहुत बड़ा संकेत और संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो आज मंथन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूपी की लड़ाई प्रतिष्ठा पर क्यों बनाई।
यूपी की लड़ाई प्रतिष्ठा पर क्या आई, प्रतिष्ठा पर क्यों आई, ये सवाल दो आपको बयान हम सुनाते, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किस तरीके से कहा, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, और विपक्ष जिसे हम कहते हैं, एक तो घोषित विपक्ष है योगी आदित्यनाथ के सामने और एक अघोषित विपक्ष है। तो पहले योगी आदित्यनाथ और फिर घोषित और अघोषित विपक्ष क्या कह रहा है वो सुनिए। आपको बुलडोजर, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। सुख का अधिकार जो है वो किसी भी दूसरे की जमीन पर नहीं होता, तो सुखाधिकार हो सकता है, उसमें मलकियत नहीं हो सकती। मलकियत का, नजूल की जमीन सरकार की थी, सरकार की है। जिन लोगों ने लीज का पैसा जमा किया और उनको फ्री होल्ड नहीं हो पाया, तो उनकी लीज हम रिन्यू कर देंगे। मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ पर विचार किया जाए। करता हूं कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंतर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक। तो ये कुल मिलाकर मसला है। हमारे साथ आज पैनल में काफ़ी विद्वान और अनुभवी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नेता, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अनीता जी। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हयात उमर साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 3 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, लंबा पत्रकारिता का अनुभव, हमारे साथ जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में जो तीनों हमारे पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, ये लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, चूँकि ये कल मसला हम और संजय जी इसकी पारी का उद्घाटन कर चुके हैं, ओपनिंग कर चुके हैं हम लोग कल। ये मसला आया था जिस वक्त हम लोग कल जाति जनगणना ये वाला कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी, तो तय हुआ था कि नहीं आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सामान्य घटनाक्रम तो नहीं है। मीडिया भी इसे सामान्य घटनाक्रम आज कम से कम नहीं मानना। कल तो ऐसा छू छू कर निकल रहा था, लेकिन आज इसे मान रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। तो जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, योगी जी के सामने भले ही विपक्ष था, लेकिन जो तेवर थे, जो तमतमाए हुए थे वो, और वो कह रहे थे कि भाई नौकरी करने नहीं आया हूँ, तो ये विपक्ष को संजय जी क्या बताने की जरूरत है कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ। विपक्ष ने तो कभी नहीं कहा कि योगी जी नौकरी करने आए। वो तो विपक्ष कहता रहा कि भाई आप महंत हैं, संत हैं, मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने कहा कि प्रतिष्ठा अगर प्राप्त करनी होती है, इच्छा होती, तो मठ में इससे ज़्यादा मिल जाती है। और उन्होंने कहा कि भाई ये लड़ाई किसी से सामने आमने की लड़ाई नहीं है, ये अलग तरीके की लड़ाई है। और वो कह रहे हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, बहुत कुछ हो गया। ये इतने मुहावरे, इतनी लोकोक्तियाँ योगी जी ने कह डाली, लेकिन जो आजकल उनका हम एक
विनोदी स्वभाव देखते हैं, जब चाचा शिवपाल को वो छेड़ते हैं तो मुस्कुराते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन इस पूरे बयान के दौरान योगी जी ने वो जो ह्यूमरस टच था बिल्कुल नहीं था, तमतमाए हुए थे, अंदर से आहत थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत सख्त कदम उठाने वाले हैं। संजय जी, क्या लग रहा है कि योगी जी को अब जब तरह तरह नाना प्रकार के यतन जतन कर लिए गए, अब ऐसा उनके विरोधी ये मान बैठे हैं कि अब उनको हटाना बहुत मुश्किल है, तो इस तरीके से उनको सार्वजनिक रूप से उनके निर्णयों को चुनौती देकर क्या उन्हें इस बात को लेकर मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने आप त्याग पत्र दे दें? संजय जी, देखिए दुर्गेन जी, लड़ाई जब से चुनाव हो रहा था और चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व या मोदी शाह की टीम कह लीजिए, इन लोगों ने इन्हें बिल्कुल सीमित कर रखा था कि उत्तर प्रदेश में ही आप चुनाव प्रचार करते रहिए, बाहर जाने नहीं दिया और आखिरी के 2-3 चरणों में इन्हें कहीं बाहर जाने के लिए मिला था मौका। लेकिन उसी बीच में बहुत साफ स्पष्ट था कि योगी जी कह रहे थे कि कुछ सीटों पर, जैसा कि बाद में हुआ कि करीब 35 सीटों पर वो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे थे और वो प्रत्याशी बदले नहीं गए। बाद में जब आरोप प्रत्यारोप चला तो खुलकर आया कि 80 की 80 सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व ने ही प्रत्याशियों का चयन किया और उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो जो नतीजे आए वो उनके लिए आए, हमारे लिए नहीं आए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरी टीम का कोई दोष नहीं है और ना ही हमारी मेहनत, ना ही हमारी सरकार का कोई दोष है। तो लड़ाई तो तभी से खुलकर सामने चल रही थी और नतीजे जब आ गए तो उसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए। अधिकारियों में भी ये चीजें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का अधिकारी उत्तर प्रदेश में कौन है और बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ में उत्तर प्रदेश में अधिकारी कौन है। जो दोनों तरफ से बैटिंग होती है अधिकारियों के बीच में भी, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें चलती हैं उसमें क्या चीजें सामने रखी जाती हैं, क्या मुख्यमंत्री उसको विधानसभा के पटल पर लेकर आते हैं और किस तरीके से उसे रखा है, ये कतई मैं मान नहीं सकता और कोई भी नहीं मानेगा कि इस विधेयक को लेकर पहले से कोई आम राय नहीं बनी होगी। जबकि तमाम विधेयक जब सरकार को पटल पर पास कराने होते हैं, दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद में, तो उसकी एक चर्चा हो जाती है, उस पर सहमति हो जाती है विधायकों की भी और विधान परिषद सदस्यों की भी। लेकिन इस विधेयक को जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी के ही विधायकों ने विरोध करना शुरू किया, उसके बाद भी इसे पास करा लिया गया। लेकिन एक बात सामने आई कि देर रात में ही विधायकों के विरोध को लेकर तमाम वरिष्ठ जो नेता थे और प्रदेश अध्यक्ष और केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में बैठक हुई और ये माना गया कि इससे तो नुकसान होगा इस विधेयक को पास करने से। तो रणनीति तय हुई, कहते हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि ये रणनीति तय हुई कि केशव प्रसाद मौर्य इस प्रस्ताव को रखेंगे, इस बिल को, और भूपेंद्र चौधरी जी इसे प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश करेंगे और उसे जो आसन पर होगा वो उसे स्वीकार कर लेगा। तो ये कहानी जो बीजेपी की बाद में आई है, ये थोड़ा सा गले से कम उतरती है। सिद्धार्थ नाथ सिंह और भूपेंद्र चौधरी दोनों ये कहानी कह रहे हैं मीडिया के सामने। जी, दोनों ये कहानी कह रहे हैं। जी जी, तो ये कहानी आज की है, लेकिन कल की जो कहानी थी और जिसमें योगी आदित्यनाथ बड़े उद्वेलित दिखे, बड़े ही अग्रेसिव दिखे, तो कहीं ना कहीं जो विधान परिषद में हुआ उससे वो आहत हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि नजूल की भूमि, जो अभी आपने प्रस्तावना में कहा कि बहुत बड़ी बड़ी लैंड जो है वो बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े जो अफसर्स हैं, जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कब्जा कर रखी है। इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देके मैं इसको समझाना चाहूंगा कि लखनऊ के जिस पॉश इलाके में मायावती के घर के ठीक पीछे एक आवास विकास कॉलोनी बनी है, सन 80 और 81 में इस कॉलोनी को आवास विकास ने बनाया। इसमें डुप्लेक्स टाइप के और G+3 टाइप के अपार्टमेंट भी बनाए गए। जी, तब से लेकर अब तक कई फ्लैटों और कई डुप्लेक्स मकानों के रजिस्ट्रियां हुई, उनके म्यूटेशन हो गए। उसमें से कुछ का फ्री होल्ड भी है, लेकिन सबका नहीं है। जैसे मैं जिस फ्लैट में उसी का फ्री होल्ड नहीं है और ये फ्लैट 3 बार इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। म्यूटेशन भी 3 लोगों के नाम, नामांतरण भी आवास विकास और कैंटोनमेंट बोर्ड में हो गया है, क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड में आती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये बिल पास हो जाता है और जिन लोगों ने हमारी कॉलोनी के
इसके लिए फ्री होल्ड कराने के लिए पैसा जमा कर रखा है या कवायद कर रहे हैं, वो उनका माफ हो जाएगा। अगर कोई थर्ड फ्लोर के फ्लैट वाले का म्यूटेशन नहीं हुआ है, उसका फ्री होल्ड नहीं हुआ है और फर्स्ट वाले का हो गया है, तो क्या ये माना जाएगा कि जमीन वो फर्स्ट थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट वाले को कुछ नहीं मिलेगा, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है उसी की हो जाएगी क्योंकि उसके नाम पे फ्री होल्ड है? या फिर सरकार इसे वापस कर लेगी और सरकार के पास चली गई तो 90 साल की लीज अगर है तो 90 साल के बाद क्या होगा? ये लोग कहाँ जाएंगे जो बेचारे 40-40, 50-50 लाख के फ्लैट लेके रह रहे हैं, या डुप्लेक्स है वो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के हैं? तो तमाम ऐसी जो पेचीदगियां हैं उन पर शायद विचार विमर्श नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीजों को जो खुद एलडीए या जिस भी जिले में एलडीए है या केडीए है या फिर जो आवास विकास है, इसने जो डेवलप की हैं उन सोसाइटीज को इससे बाहर करना चाहिए था, क्योंकि वो तो सरकार की अपनी बनी बनाई हुई है, भले ही वो नजूल की जमीन पर हैं, लेकिन वो सब इसके दायरे में आ रहे हैं। गांव में तमाम पट्टे दिए जाते हैं जो प्रधान और सचिव के जरिए दे दिए जाते हैं निर्बल लोगों को, और उन्होंने अगर 40-50 साल से उन पट्टों पे अपना मकान बना रखा है या अपना कब्जा कर रखा है तो निश्चित तौर पर वो भी निरस्त होंगे। तो एक कहीं ना कहीं जो विधायक कह रहे हैं उनके सामने जो, या कह लीजिए कि जो ये जनता के नेता हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं ये समस्या आएगी कि वो उससे कैसे निपटेंगे और कैसे लोगों को जवाब देंगे। तो ये मुझे लगता है 2-3 पॉइंट जो कल से इस बिल को, जो 2 लाइन का है लेकिन मैं समझते समझते समझाऊं, मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी थी जिनको लेके विचार विमर्श पहले होना था और तब इस बिल को लाया जाता। तो मेरी ख्याल से जो अपने लोग हैं हो सकता है वो विरोध ना करते हैं, लेकिन कैसे ना करें, क्योंकि जो अपने लोग हैं उनके भी तो इसी तरीके के कब्जे और सारी चीजें हैं, नजूल जमीन प्रॉपर्टीज उनकी भी हैं जो अपनी हो गई हैं पीढ़ियों से, तो उनको तो विरोध करना ही था। और जिस तरह इस बिल को अब ठंडे बस्ते में डाला गया है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र या फिर अगले सत्र में ये पास हो पाएगा। ठीक बात है। अनीता अग्रवाल जी आ गई हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनीता जी, ये मतलब मुझे हाल में इस तरह का नहीं दिखा कि कोई प्रचंड बहुमत की सरकार, मुझे 10, 15, 20 साल में नहीं दिखा। अगर आपको दिखा हो तो कोई ज़रूर उदाहरण दीजिएगा। ये 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि गैर कांग्रेसी जितनी सरकारें, ऐसा कभी है मुझे नहीं दिखा है। बाकी जो लोग पैनल में हैं वो करेक्ट करेंगे। संजय श्रीवास्तव विधानसभा लोकसभा की रिपोर्टिंग करते रहें, आप भी बहुत पुरानी नेता हैं, कि भाई विधानसभा में एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार विपक्ष के भारी विरोध के बाद कोई बिल पास करा दे और वो बिल विधान परिषद में गिर जाए, और गिरने का कारण विपक्ष नहीं है, गिरने का कारण सत्ता पक्ष है। अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा करता है। मुझे लगता है नेताजी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ा रहा है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की तरफ हम रुख करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जैसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा होता रहता है, इसमें मीडिया को हाय तौबा नहीं करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी की सहमत से ही इसे गिराया गया है। क्या इतना सादा सीधा साधा सरल सब कुछ है क्या? फिर योगी जी क्यों कह रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं करने आया हूँ? आज तक 7 साल सरकार आज चलाते हो गए, उन्होंने पहले तो कभी नहीं कहा मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, और मुझे प्रतिष्ठा तो इससे ज़्यादा मठ में मिलती है। तो ये बातें क्यों कहनी पड़ी मुख्यमंत्री जी को? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश की गई, वो आहत हैं कहीं ना कहीं। ब्रजेंद्र, अनम्यूट करिए। मुख्यमंत्री जी को घेर लिया, इन्होंने घेर लिया। अभी तक जो लड़ाई नूरा कुश्ती समझ में आ रही थी वो विधान परिषद में घेराव में तब्दील हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के जिन भी विधान परिषद और लोक विधानसभा के मेंबरों ने इसका विरोध किया है, एक तो मुख्यमंत्री को घेर लिया भाजपा के ही लोगों ने, विपक्ष ने तो सरकार को ही घेर लिया, और एक नौकरी विरोध करने वाले दुर्गेन जी पूरी कर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि नौकरी करने नहीं आया जी, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं इनमें से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। संजय जी ने कुछ इशारे किए थे। मैं आज पहली बार आपकी डिबेट में पर्चा लेकर बैठा हूं। अच्छा, लिखा पढ़ी करके आए पूरी जी। हाँ, मैं इसलिए कि पहली आपत्ति तो मेरी ये है कि ये जो नजूल की जमीन है जिसको बता रहे हैं सरकार की जमीन है, दुर्गेन जी ये क्रांतिकारियों की जमीन है जी।
जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, आजादी में लड़ाई लड़ रहे थे, वो जेल चले गए, मार दिए गए। उन परिवारों की जो जब्त जमीनें अंग्रेजों ने की थी, ये वो जमीन क्रांतिकारियों की। पहली बात, जी ये सरकार की नहीं है, सरकार सिर्फ उसकी कस्टोडियन है। जी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो फ्री होल्ड कर रहे हो, इसकी जो नीतियां बना रहे हो बार बार, ये कोई आज की बात तो है नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश में चलता रहा। जी इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहां उत्तर और पश्चिम की राजधानी बनाई थी अंग्रेजों ने, अपनी छावनी डाली थी। जी यहां इलाहाबाद में एडीएम नजूल की एक अलग से पद सृजित है। यहाँ जी। एक एडीएम अपर जिलाधिकारी नजूल के लिए बैठा जाता है। कानपुर में ऐसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में है। जी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में नहीं है, मेरठ और इलाहाबाद में है सर। जी इलाहाबाद में 71 लाख वर्ग मीटर जमीन अभी भी नजूल की है दुर्गेश जी। इस जमीन पर माफिया काबिज है, माफिया। जी उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा बिल्डर, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर और सार्वजनिक तौर पर जानता हूं कि जो विरोध करने वाले 2-3 चेहरे हैं, उनको फंडिंग करता है। जिन लोगों ने विरोध के स्वर जताए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी एक शामिल हैं, इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में सबसे महंगी जमीनों पर इनका कब्जा है। सबसे महंगी जमीनें इन्होंने छोटे छोटे पट्टा धारकों से खरीदकर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल और बहुत सारी जमीन जो 40 लाख हेक्टेयर वर्ग गज से ज्यादा है, उस पर इन नेताओं का कब्जा है। नेता हैं, अफसर हैं, न्यायपालिका से जुड़े लोग हैं। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और इलाहाबाद में बैठ के कह रहा हूं, जहां हाईकोर्ट बहुत पास में ही है, कि सुबह जेल में भेज सकते हैं किसी को। लेकिन इस पर जो गरीबों का रोना रोया जा रहा है कि गरीब उजड़ जाएगा। गरीब दुर्गेश जी उजड़ चुका है 2000 से लेकर 2024 के बीच। 2024 के बीच जितने छोटे छोटे पट्टे थे, बिल्डरों ने खरीद लिए। जानते हैं कैसे खरीदे? जी इन्होंने कहा, 2000 में कहा कि छोटे छोटे पट्टों को एक साथ फ्री होल्ड नहीं कर सकते। यानी कोई 4000 गज का अगर बंगला है और उसमें 4-6 नौकर रहते हैं, तो एक नौकर या उसका नाती पोता जमीन फ्री होल्ड कराने नहीं कर सकता। आप सबके सब लोग एक साथ मिलकर आइए, और उसकी फीस दोगुना कर दी। अब 10 परिवार जो नौकरों के रह रहे थे सिविल लाइंस में, नजूल की जमीन पर पट्टा लेकर, उनकी जमीन के लिए कहते हैं आप बल्क में आइए, 10 लोग मिलकर आइए। 10 कभी मिल नहीं पाए। बिल्डर आ गया, बिल्डर ने एक आदमी को बेचा, एक से खरीदा, और बिल्डर ने उस जमीन को फ्री होल्ड करा दिया। आज विधानसभा उत्तर प्रदेश को एक सर्वे करा लेना चाहिए कि जो फ्री होल्ड कराई है, जो जमीन फ्री होल्ड हो चुकी है, 35 लाख स्क्वायर मीटर जमीन इलाहाबाद में फ्री होल्ड हो चुकी है, उसमें कौन लोग रह रहे हैं? ये जो संजय निषाद कह रहे हैं मछुआरे रहते हैं, मछुआरे नहीं रहते संजय निषाद जी। वहां मछुआरा नहीं है, मछुआरा गंगा की जमीन पर है, मछुआरा नजूल की जमीन पर नहीं है। इलाहाबाद शहर का और कानपुर का आप सर्वे करा लीजिए, इसमें माफिया लगा है। पॉलिटिकल खेल अलग है, मुख्यमंत्री को कैसे घेर लें और नौकरी भी कर लें माफिया की, ये काम इस बार हुआ है। ये जो विधान परिषद में हुआ है, ये 2 काम है। मुख्यमंत्री नौकरी करते नहीं दिख रहे, इसमें वो लोग कर रहे हैं जो विरोध करने वाले हैं, वो माफिया की नौकरी करते हुए दुर्गेश जी दिख रहे हैं। मैं पूरे क्षमा के साथ कह रहा हूं, लेकिन कानूनी चेतावनी के साथ भी कह रहा हूं कि अगर आप कानूनी तौर पर लड़ना चाहेंगे तो हाईकोर्ट में भी याचिका चल रही है। ये जो सरकार ने कहा कि हम आपका जमा हुआ पैसा है वो ब्याज सहित वापस कर देंगे, ठीक कर रही है। और अभी उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उत्तराखंड में जो 20,000 लोगों को अनाधिकृत तौर पर बसे थे उनको हटाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संवेदनहीन नहीं हो सकते, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अतिक्रमण को बढ़ावा दें। जमीन पर अतिक्रमण करने के समय जो इनके ऑफिसर हैं, जो व्यवस्था है, वो लोगों को रोकती नहीं है। सरकारी जमीन किसी भी तरह, ये तो क्रांतिकारियों की जमीन है, नजूल की जमीन है जो भी खाली है, जहां सरकारी दफ्तर बने। हाई कोर्ट का भी एक बड़ा हिस्सा नजूल की जमीन पर है, सर्किट हाउस भी बना हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर नजूल की जो नीति लाई जा रही है, उसमें पहले ये देख लिया जाए कि माफिया कितनी जमीन पर काबिज है। जो पहले का फ्री होल्ड हुआ है उसका एक सर्वे हो जाए कि भाई माफिया है या पीड़ित या पात्र आदमी है, वहां छोटा पट्टा धारक है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आप प्रवर समिति में आपने भेज ही दिया है, आप छोटे छोटे उसके अधिनियम बना लीजिए, छोटे छोटे कानून, छोटे छोटे डायरेक्शन उसके बना लीजिए, जो सब ला बनेंगे। ठीक बात है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण इस पूरी चर्चा को ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने एक नया एंगल दे दिया। मैं तो समझ रहा था कि योगी जी किसी दिल्ली वाली की नौकरी की बात कह रहे हैं, लेकिन ये नौकर तो प्रयागराज वालों के निकले। पता नहीं अब कौन किसका नौकर है, लेकिन ब्रजेंद्र जिस जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इस बात की तरफ गौर तो किया जा सकता है कि भाई ये उनके नौकर हैं जो नजूलों की ज़मीन पर काबिज हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं। नजूल बिल की लड़ाई है, इसकी प्रतिष्ठा है या कुछ और प्रतिष्ठा है, या बीच में माफिया वाला भी एंगल है, खरबों अरबों की ज़मीनें हैं जो दबाए बैठे हैं लोग, क्या उनको प्रोटेक्शन करने के लिए सब पूरा मामला है? मुख्यमंत्री को, उनके निर्णय को, उनके बिल को गिरा या गिराया गया? इसके पीछे कहानी तो लंबी है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो नजूल के सूल हैं ये किसको चुभे हैं, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष ही अपनी सरकार का पास किए हुए बिल को गिरा दिया सत्ता पक्ष ने। तो क्या सीधे आर पार की लड़ाई नहीं है क्या ये? अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, लगातार आप बहुत ही पुरानी राजनेता हैं और हम लोग भी वर्षों से पत्रकारिता को कर रहे हैं। आपको क्या याद पड़ता है क्या? अगर याद पड़े तो जरूर बताइएगा और मुझे करेक्ट करिएगा कि किसी सरकार ने, उसके ताकतवर मुख्यमंत्री, ताकतवर पार्टी, नीति रीति वाली पार्टी, वो एक बिल को जनहित में पास कराती है माफिया के दमन के लिए कि भाई जो करोड़ों अरबों खरबों की ज़मीनें माफिया दबाए बैठा है उससे छुड़ाना है, और उस मुख्यमंत्री का दामन साफ है। मैं इस पूरे दावे के साथ में कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का दामन पूरी तरह साफ है। कम से कम वो भ्रष्टाचारी, पापाचारी, अनाचारी, कदाचारी बिल्कुल नहीं है। और उनको इस तरह घेरा जाता है कि उनकी सरकार बिल लेकर आती है, विधान परिषद में जाता है बिल, और उसको बाकायदे घेर के गिरा दिया जाता है। ब्रजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि घेर लिया है। ऐसा क्या आपने सुना है, देखा है, या इससे पहले भी हुआ है? जरा जरूर बताइएगा। और उसके बाद उस पीड़ा के साथ में मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं नौकरी नहीं करने आया हूं। तो वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र प्रताप ने बताया कि नौकर कौन है इशारों में और किसकी नौकरी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो नौकरी नहीं करने आए, जनता का काम करने आए। प्रतिष्ठा अगर चाहिए थी तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा उन्हें मठ में मिल जाती। वो कह रहे हैं आमने सामने की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अलग तरीके की है। अनीता अग्रवाल जी, अब भी आप लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, आपसी सहमति है मसला क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नजूल का मैटर जो है ये आज से नहीं, कई समय से चल रहा है। इसको सही करने की जो चर्चा चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको इसकी जो विधेयक को थोड़ा सा सही करना है, जो काम कमियां रहेगी उसको पूरा करने के लिए इसको थोड़ा रोका गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा है कि इसको सही किया जाएगा और इसको नजूल के लिए, इसके लिए कहा जाएगा। ये भूमि जो अधिकृत किसी के पास भी है, अगर नजूल की है तो उसको जरूर जो सरकारी भूमि कह दी गई है। अभी एक पत्रकार ने बताया कि वो सरकारी भूमि नहीं है, वो उनकी है, जो फाइटर थे उनकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी है इसका सिस्टम है जो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए हैं, इसको पास करेंगे। अभी कोई भी कारण होगा, किसी कारण की वजह से इसको रोका गया होगा, कोई इसकी कमियां होंगी, कुछ होगा, लेकिन इसको पास जरूर होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसको चाहते हैं। अनीता जी, आप बहुत भोली भाली नेता हैं, बहुत भोली भाली। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं आपकी, मतलब बहुत ही भोली भाली नेता हैं। और आप इतनी वरिष्ठ नेता हैं, पल पल की आपको खबर रहती है और आप इतनी भोली भाली बात कर रही हैं। कम से कम नेता, ठीक, अच्छी बात है, ये आप बहुत अच्छी नेता हैं। आप ये साथ में हाँ, मतलब अनीता अग्रवाल जी, मतलब इतने सरल तरीके से उन्होंने इतने पेचीदा मसले को हल कर दिया कि मुझे
मतलब आश्चर्य हो गया। देखिए, जी नहीं दुर्गे जी, मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री जी जब संज्ञान में लाए हैं तो उसका जरूर पुष्टिकरण करेंगे, लेकिन थोड़ा मत, ठीक है, आपसी सहमति बात कर लेंगे, कुछ उसको कुछ अरे भाई चीजें अनीता जी, कमियां होंगी, उसको आप दूर आप कर आप बड़ी पुरानी नेता हैं। कोई बिल आता है तो पार्टी के अंदर ही क्या विचार विमर्श नहीं हुआ क्या? पार्टी के अंदर ही विचार विमर्श नहीं हुआ क्या? पार्टी के अंदर विचार विमर्श नहीं, वो जब दूसरे वो इंतजार करते हैं कि आओ अच्छा इस वाले सदन में आओ, यहां गिराएंगे हम बिल, ठीक है, और वो गिरा देते हैं। आपको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, आपके दल के लोग ही विपक्ष हैं। आपके मुख्यमंत्री को डिफेम कर रहे हैं आपके लोग ही, बिल्कुल नहीं। आपके नहीं, दल के ऐसा लोग नहीं ही है। डिफेम कर रहे हैं। इसके लिए अरे मैंने उनको कहा कोई कोई ना दिक्कत कोई थी कारण होगा, कुछ तो ना कोई ऐसा तो है ना कि योगी आदित्यनाथ स्काई लैब की तरह वो बिल लेकर आ गए। अनीता जी सुन लीजिए, मुझे जवाब मैं देने का मौका दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कोई स्काई लैब तो गिरा नहीं दिया। चर्चा हुई होगी उस वक्त ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने क्यों नहीं कहा भाई, भूपेंद्र चौधरी क्यों जबान अंदर किए बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा? सदन में जा रहा तो एक मुख्यमंत्री को आप अपमानित कर रहे हैं। मैं संपादक हूं, अगर मेरे निर्णय को मेरे सबॉर्डिनेटर पलट दें और ये कह दें कि लोकतंत्र है तो मैं मानूंगा कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, फिर मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे पास कोई दूसरी नौकरी होगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं तो मैं उनको निकाल के बाहर करूंगा। मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री निकाल के बाहर करूंगा। अगर मैं शक्तिवान होऊंगा तो ऐसे लोगों को बाहर कर दूंगा। और साफ है मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है नजूल की भूमिका विधेयक आज अगर गया है तो कल सामने आ जाएगा। ये कब कहा? ये कब कहा? अरे ये बिल्कुल नहीं कहा है। ये केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने मिलके ये जो रचना रची है ना, उसका परिणाम है मुख्यमंत्री जी बहुत कुपित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करता, उन्हें पता है। और अनीता जी जान लीजिए, अगला स्टेप ये है, अगर योगी आदित्यनाथ को मजबूर किया गया तो वो फाइल लेकर वो जनता के सामने आ जाएंगे जिसमें करोड़ों खरबों अरबों का खेल किया है उनका विरोध करने वाले लोगों ने। उनको पता है कि इनको कहां गिरना है। अभी वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उसी की पार्टी, उसी के नेता इस तरह घेरेंगे। भाई गजब है। नेता घेरेंगे की बात नहीं, सबसे बात है उसको कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी जिसके लिए बैठ के बात की जाएगी। बात हो गया, तो पहले कर लेते ना, जग हंसाई क्यों कराई अनीता जी? जग हंसाई कराई उस व्यक्ति की जो ईमानदार नेता है, 1 रुपया लेना देना नहीं है। तमाम लोग इस तरीके के हैं जो चोरी उचक्की करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात साबित हो चुकी है, सैद्धांतिक रूप से सत्य है कि वो ईमानदार नेता हैं। मन क्रम वचन से ईमानदार नेता हैं वो गेरुआ वस्त्र केवल ऐसे ही नहीं पहने हुए हैं, वो उसका पालन करते हैं। सुनिए तो सही जी, जब विधेयक सदन में आया है तो आज नहीं तो कल 5 वर्ष होगा, ये मान लीजिए आप। अरे तो आज क्यों नहीं पास हुआ अनीता जी? मेरी बहन, प्रिय बहन अनीता जी, वो आज क्यों नहीं पास हुआ? केशव राघव मिलके क्यों उनका संधान कर दिया मुख्यमंत्री जी का? हर बच्चे का सम्मान रहना चाहिए, उन्होंने भी सम्मान रखा है। क्या सम्मान रखा? सम्मान वो सरकार का हिस्सा है। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक सरकार का हिस्सा है। ये तो डिफेंड करने वाली बात है। अगर सरकार का हिस्सा और अपनी सरकार के खिलाफ आप काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को दोनों को निकाल के बाहर करना चाहिए कि जाओ मैं कर देता हूँ बाहर, भागो। कोई ना कोई वजह 100% होगी। अरे वजह क्या है? वजह नौकरी है। ब्रजेंद्र प्रताप बता रहे नौकरी है वजह। बताओ ब्रजेंद्र प्रताप, बताओ। ये भी मान लीजिए विधेयक आया है तो 5 वर्ष होगा। विरोध करने वालों की जरा स्थिति देखिए जी। विधान परिषद में पति पढ़ता है विधेयक जी, और दिल्ली में बैठी पत्नी जो मंत्री है वो विरोध करती है। विधेयक पढ़ता कोई है, विरोध कोई करता है। विधेयक भी नहीं पढ़ा लोगों ने, विरोध के लिए आ गए। अशोक तिवारी आएंगे ब्रजेंद्र, अगले चरण में आएंगे। मैं समझ गया, बड़ा दिलचस्प ये मसला, बड़ा दिलचस्प है। अशोक तिवारी, अब आप सुहास एलवाई कलेक्टर थे जी, और वो कलेक्टर ये कहते हुए जिला इलाहाबाद से अपना ट्रांसफर करा ले गए कि यहाँ नजूल की जमीन में भ्रष्टाचार है और सस्पेंड ना हो जाऊं, खिलाड़ी आदमी चले गए इलाहाबाद से। सार्वजनिक बयान है उनका। ये हालत है। आप और इस व्यवस्था को अगर इस उत्तर प्रदेश का एक ईमानदार मुख्यमंत्री अगर ठीक करना चाहता है तो उसे घेर कर अपमानित किया जाएगा और उसी की पार्टी के लोग अपमानित करेंगे।
ना 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 ना, गलत है वो। ठीक होगा, आप टेंशन वो चलिए, ये आज नहीं तो कल जरूर पास होगा। कि विधेयक आया तो पास अवश्य होगा। कोई कमी होगी, कोई अनीता कारण होगा जी, इसमें। आप अपने अपने दफ्तर में लिखकर सामने टांग लीजिए, रोज पढ़िएगा, ये कभी पास नहीं होगा। अब ये आईबे नहीं करेगा, आप ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिएगा, ये आने वाला नहीं है अनीता जी। और आपको भी अंदर पता है, ऑन स्क्रीन आपको ये कहना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कुछ नहीं आने वाला। इसमें खरबों का खेल है। अशोक तिवारी को ले लेते हैं, अशोक तिवारी कहेंगे कि हमारी भूमिका आप ही निभाए दे रहे हो तो हमें क्यों बुलाया। अशोक तिवारी अशोक तिवारी, ये जो पूरा मसला है इसमें आपको लगातार गिर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो विपक्ष है, आप लोग रेपिस्ट का साथ देते हैं, और उसमें उन्होंने गिनाया एक यादव है, एक मुसलमान है। एक तो ये बात है, और वो कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सद्भावना ट्रेन चलाने नहीं आया, मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। और फिर वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। बुलेट ट्रेन पता ही है आपको कितनी तेज चलती है? तो चल गई। बोलिए अशोक तिवारी, अनम्यूट करिए। आप लोग डर गए क्या बुलेट ट्रेन से? नहीं, डरना चाहिए। बनारस में एक बड़ा होटल गिराया गया है 80 मंजिल का। जी अनम्यूट करिए तिवारी जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। तिवारी जी की आवाज को ठीक किया जाए भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए भाई। जी 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 दुर्गेन जी, आप बहुत अच्छा डिबेट करा रहे हैं। हमको आखिरी चरण में लिया आपने आखिर, लेकिन लिया तो कम से कम। सच्चाई ये कहना चाहता हूं मैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय सहज नहीं है। इस समय उनका व्यक्तित्व ये दिखा रहा है कि वो सहजता से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इस समय वो दिल्ली का जो भी प्रेशर है, उस प्रेशर का गुस्सा उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं। उनको अपनों ने ही घेर लिया है। आपने सारी बातें कही दी हैं, उसमें हमें भी वही बात जोड़ के आगे बढ़ाना है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय घमासान मचा हुआ है। जब से 2024 का चुनाव हुआ है, 240 पर हमने भाजपा को रोक दिया है, पीडीए ने रोक दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व ने रोक दिया है, उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने रोक दिया है। सर्व समाज ने हमें वोट दिया तो हमें इतनी सीटें मिली हैं। सच्चाई यह है, उससे भाजपा सत्ते में, भाजपा का इस समय ग्राफ इतना गिर गया है कि भाजपा में अंतरकलह मचा हुआ है। उसके ही विधायक बोल रहे हैं कि 27 में हम हार जाएंगे, 10 के 10 चुनाव हम हार जाएंगे। मोती सिंह जी कह रहे हैं कि जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी देखा ही नहीं जितना अभी 10 उपचुनाव होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। अभी 10 जो उपचुनाव होने हैं उसको होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अभी आपके सामने उपचुनाव में नतीजे आ जाएंगे। मैम बीच में मत बोलिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बीच में मत बोलिए मैम, हमको अपनी बात बोलने दीजिए। आपने बोला तिवारी जी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये अयोध्या वाला मसला बाबा जी ने फंसा दिया है। आज उस परिवार को भी बुलाया था और उन्होंने कहा कि एक यादव है, एक मुसलमान है, और वो कह रहे हैं सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आप लोग सद्भावना ट्रेन चलाते थे और महाराज जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चला देंगे हम। जिसको स्वयं मझधार में फंसा दिया गया हो, जिसका बिल पास हुआ हो विधानसभा में और वहां विधायकों ने विरोध किया विधानसभा में, उसके बावजूद पास कराया इन्होंने, विधान परिषद में घेर के गिरा दिया गया जिसका बिल, जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और जो मठ में जाने की बात करने लगा है, नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। ऐसी हालत में आप स्वयं बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जानते हैं कि क्या चल रहा है। फिल्म बहुत बड़ी चल रही है उत्तर प्रदेश में, छोटी फिल्म नहीं चल रही है। सामने देखते हैं लेकिन मैसेज देते हैं पीछे वालों को, अपने सामने देखते जरूर हैं। अब आप लोग चिढ़ा रहे हो, पीछे वालों को दे रहे हैं। आपको कहा है और आप इसको डाइवर्ट कर रहे हो केशव जी की तरफ। नहीं, सच्चाई है, सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। आप तो बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और बहुत अच्छी डिबेट भी कर रहे हैं। आप सबसे सवाल अच्छा कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस चीज के लिए। अच्छा चैनल है, अच्छा डिबेट कर रहे हैं आप। लेकिन सच्चाई ये है कि बोलेंगे, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बैकफुट पर है उत्तर प्रदेश में कि उसको दिखाई दे रहा है कि 27 हार जाएंगे, उसको दिखाई दे रहा है कि 10 के 10 चुनाव हार जाएंगे। जनता से डिस्कनेक्ट हो गई है, जनता में कनेक्शन नहीं रह गया है। तिवारी जी अयोध्या के बारे में जरा बोल दीजिए थोड़ा सा। अयोध्या हमारे साथ है, पिछड़े हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है। आज भाजपा इतना बैकफुट पर है कि आपस में ही घमासान मचा हुआ है। तिवारी जी आप लोग अवधेश प्रसाद को बार बार अयोध्या का आइकन बनाए थे, बाबा जी ने अब आइकन दूसरा बदल दिया है।
अब उन्होंने घेर लिया आप लोगों को। अरे छिटपुट चीजें होती रहती हैं, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ये छिटपुट घटना है, बहुत गंभीर घटना है, बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये छिटपुट घटना, बहुत गंभीर घटना, ये इनका बयान है कि छिटपुट रेप हुआ है बच्ची के साथ, बहुत दुखद है भाई। आप लोग क्या कहें, उसको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कठिन से कठिन दंड दिया जाए। ठीक है, मैं हयात उमर को चर्चा में लेता हूं माफी के साथ में। अशोक तिवारी, मैं आपको रोक रहा हूं। हयात उमर साहब, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि वक्त काफी हो गया। ये ब्रजेंद्र प्रताप ने एक नया एंगल दिया कि भाई कौन नौकरी कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदे बता दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि मालिक कौन है, नौकर कौन है। तो एक वजह यह है क्या कि मामला आर्थिक है, विधेयक को गिराओ, मामला राजनीतिक भी है, विधेयक को गिराओ। हयात उमर देखिए दुर्गेन जी, ये चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव के बाद से जी, ये तीसरा ऐसा मामला है या इंसिडेंट कह लीजिए जिसमें सरकार बैकफुट पे है। पहले ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े जी। दूसरा, लखनऊ में पूरम नगर, अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर में बुलडोजर को लेकर जी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, कहना पड़ा हम वहां पे काम नहीं करेंगे, वहां पे कार्रवाई नहीं। और ये तीसरा मामला हो गया कि सरकार नजूल विधेयक लाई और उसे खुद ही, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि उसे खुद अब उसे गिराना कह लीजिए या वापस करना कह लीजिए या प्रवर समिति को भेजना कह लीजिए, ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। और योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को अब ये सोचना चाहिए कि उनके सलाहकार कौन हैं और उनको क्या सलाह। अगर ये बिना कैबिनेट चर्चा के बगैर लाया गया है, ये तो और भी गंभीर हो जाता है जी। और अगर कैबिनेट सहयोगियों से चर्चा के बाद लाया गया, यानी सहमति पहले कैबिनेट मीटिंग में हो गई होगी और उसके बाद लाया गया है और लाने के बाद उसे विधान परिषद में गिरा दिया गया है, तब तो फिर क्या माना जाए कि सरकार अल्पमत में आ रही है? कल को हो सकता है विधान परिषद में, विधानसभा में भी कोई बिल लाया जाए और गिर जाए। क्या कहीं सरकार में अंदर, अब तो संगठन और सरकार की बात हटेगी, अब तो सरकार में भी क्या कम्युनिकेशन गैप है? खुद उनके विधायक विरोध में खड़े हो जाते हैं, सहयोगी विरोध में खड़े हो जाते हैं। विपक्ष की जरूरत क्या है? और अगर पहले से चर्चा ही नहीं हुई थी कैबिनेट में, उस पर कोई बात ही नहीं, तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो उसका प्रारूप तक नहीं भेजा गया था। जाहिर बात है पहले सहयोग प्रारूप बन के भेजा गया होगा। तो अगर प्रारूप तक नहीं भेजा गया था तो क्या योगी आदित्यनाथ जी सबको किनारे दरकिनार करके, कैबिनेट को, पूरे मंत्रालय को, पूरी सरकार को दरकिनार करके अकेले अपने दम पे सरकार को हाँकना चाह रहे? देखिए ये बड़ा, बहुत मतलब बड़ा विचार। ये आप सही कह रहे हैं कि मुझे भी याद नहीं पड़ता है कि कभी ऐसा हुआ हो कि सरकार कोई बिल लाई हो और उसके अपने ही विरोध के चलते उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा। विपक्ष के विरोध के चलते बहुत बार ऐसा हुआ है, विपक्ष ने विरोध जताया, बहुत जबरदस्त बताया, हंगामा हुआ और सरकार ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको प्रवर समिति को भेज देते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, उसमें आवश्यक संशोधन किए जाए जी। ये बहुत बार लोकसभा में भी हुआ, विधानसभा में। लेकिन हम बिल लाए और हम ही उसको विरोध में बात करने लगे, ये तो बड़ा हास्पद है। बहुत गंभीर कम्युनिकेशन गैप है, बहुत गंभीर अंतर विरोध है। और 2027 तो मुझे बहुत दूर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही कोई बड़ी घटना या बड़ा परिवर्तन नहीं। हयात उमर बाबा कह रहे हैं कि पूरे 27 तक वो सरकार चलाएंगे और तीसरी बार आएंगे, ये खुद कह रहे हैं। मतलब जो उनकी बातचीत है वो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, उनके पास कोई प्लान है, अच्छा प्लान है सरकार चलाने का। एकनाथ सिंधु को भी याद कर लीजिए हयात साहब जी। ठीक है, परिस्थितियां अलग अलग हैं,
वहां की परिस्थितियां अलग है और यहाँ की परिस्थितियां अलग है। वहां महाराष्ट्र में भाजपा के सामने एक मजबूरी है कि अगर वो एकनाथ शिंदे जी को हटाती है तो चुनाव में उसके जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना। और भाजपा प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुमत से भी ज्यादा है। विपक्ष को उसके विपक्ष से कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन क्या सरकार के अंदर जो चैलेंजेस हैं उससे योगी जी निपट पा रहे हैं और कब तक नहीं, निपट पाएंगे? जो हम मोर्चे हया साहब बंदी- इसको हम दूसरी तरह देखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि योगी जी सरकार चलाना चाहते हैं ईमानदारी से, उन्हें चलाने नहीं दिया जा रहा। मैं तो ये मान रहा हूं। ठीक है, सरकार को चलाना चाहते हैं, ईमानदारी चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या बिना सहयोग के, बिना संगठन के समर्थन के, बिना अपने कैबिनेट सहयोगियों के चला लेंगे? ठीक बात है, ये सवाल है। अनिता जी छोटा सा जवाब, चूंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, साहब रोक रहा हूं आपको। अनिता जी छोटा सा जवाब कि भाई वो करें, सरकार के अंदर क्या अंतर विरोध है क्या, कि भाई योगी जी काम करना चाहते हैं, जनहित में काम करना चाहते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा? ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। आप देख रहे हो कि कैमरा में मीटिंग हुई, मीटिंग में सब लोग उपस्थित हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब देखने की बात अलग है, लेकिन बात बिल्कुल वास्तविकता यही है कि कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है। और आराम से, लेकिन इस विधेयक को आप देख लीजिए, जो आया है आज नहीं तो कल अवश्य पास होगा, इसको आप भी समझ लीजिए। और अभी ये चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं कही 10 उपचुनाव है, इसी में इनको पता चल जाएगा 10 उपचुनाव 200 की 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि जो आज समाजवादी पार्टी का चरित्र और चेहरा दोनों सामने आए अयोध्या के अंदर। अयोध्या में सबने देखा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस बच्ची के साथ कैसे क्या। और आज हम भी गए थे वहां अयोध्या में और हम उस बच्ची से मिल के आए। उस बच्ची की जो हालत खराब हुई है वो वाकई में बड़ी शर्मनाक है। और ये पहले अपने आप को सुधारे, क्योंकि जब ये अभी सत्ता में आए नहीं, खाली एक सांसद सत्ता में वो आया है, तो उसके साथ ही इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं। तो इसलिए इनका चार और चरित्र इनका सब जनता के सामने पड़ा हुआ है। अशोक जी एक 10 सेकेंड का कमेंट आपसे चाहता हूं मैं, जो आरोप लगाए हैं। अशोक जी 10 सेकेंड। जी देखिए, सच्चाई ये है कि कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है। और मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं, पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। ठीक है, ब्रजेंद्र प्रताप 10 सेकेंड। और सच्चाई ये है, ये भी सुन लीजिए, सच्चाई ये है कि अंतर विरोधों के चलते, अंतर कला के चलते भाजपा के उत्तर प्रदेश शासन है ही नहीं कोई। उत्तर प्रदेश जनता इस समय शासन विहीन है। ठीक है ब्रजेंद्र प्रताप 10 सेकेंड जल्दी से। नजूल की जमीन पर माफिया हावी है, माफिया की नौकरी हो रही है। कानपुर में आपके तमाम सारे लोग जेल गए हैं। ईसाई मिशनरियों के पास भी नजूल की हजारों एकड़ जमीन है कब्जे में, और उसकी बेच खरीद चली जा रही है। हजार वर्ग जमीन पर कानपुर में तमाम सारे लोग जेल भेजे गए अभी भी। बनारस में ये घटना चल रही है, मुरादाबाद में ये चल रहा है, इलाहाबाद में ये चल रहा है। नजूल की जमीन के पीछे बड़ा माफिया इन्वॉल्व है, और इस माफिया के दबाव के साथ साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही है वो सामने। संजय श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि भाई ये खेल दूसरी तरीके का है, ये बिल केवल है। ठीक है, आप जैसे तमाम लोग सफरर हो सकते हैं, उनको सरकार, अगर सरकार के पास वो जाएंगे तो योगी जी राहत दे सकते हैं, लेकिन योगी जी चाहते हैं कि माफिया का समूल नाश हो। अब जैसे उन्होंने लैंड माफिया की तरफ कदम बढ़ाया, नजूल माफिया की तरफ कदम बढ़ाया, तो उनकी पार्टी के लोग घेरने लगे उनको। नहीं तो ब्रजेंद्र जी ने दोनों बातें साफ कर दी ना, कि अगर जो माफिया के समर्थन में है वो कौन लोग हैं, वही तो है जो विधान परिषद में इस बिल को प्रवर समिति को भिजवा रहे हैं। तो तमाम लोग तो इन्हीं के लोग हैं ना जो इससे जुड़े हुए हैं। अब ब्रजेंद्र जी ने इलाहाबाद में नाम लिया है, तो इलाहाबाद में नंदगोपाल नंदी, केशव मौर्य, हर्ष वाजपेयी, सिद्धार्थनाथ सिंह, ये सब किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसकी पैरवी के साथ इन्होंने प्रवर समिति में बिल भेजने को मजबूर किया भूपेन्द्र चौधरी को? तो निश्चित तौर पर पश्चिम से लेके पूरब तक, पूरब से और उत्तर से दक्षिण तक, और 4-6 जिले नहीं है, पूरे प्रदेश में जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही ब्रजेंद्र जी ने, कि ये जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी जमीन थी और धीरे धीरे वो सरकार के खाते में चली आई, और फिर वो गांव में पट्टे के रूप में दी जाती रही, शहरों में उसको कब्जा करते रहे लोग, तो फ्री होल्ड के नाते छुड़ा छुड़ा के बड़ी बड़ी प्लाटिंग होती रही, सब चीजें होती रही, लेकिन सरकार चाहती कि इन जमीनों को छुड़ाया जाए और इस पर सरकारी तंत्र जो है वो कुछ काम करे। तो निश्चित तौर पर सरकार का समर्थन होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से इसे प्रवर समिति को भेजा गया है वो सरकार के अपने ही गिरेबान में झांकने का समय है और अपने लोगों से ही निपटने का भी समय। ठीक है, हयात उमर केवल 5 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम करना चाहती है। 5 सेकेंड। करना चाहती है, नियत पे कोई संदेह नहीं, नियत पे संदेह नहीं है।
प्रणाली पर है, सवाल उसकी प्रणाली पर है, सवाल सलाहकारों पर है। सवाल ये है कि क्या इस विधेयक को पूरी तैयारी के साथ उसके इफ एंड बट्स देखने के बाद, सबसे राय मशवरा करने के बाद लाया जा सकता था। और अगर बिना राय मशवरे के सरकार चल रही है, सिर्फ कुछ लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, या खाली मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं अकेले सरकार चला ले जाऊं, तो कितने दिन ये ऐसा हो पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हयात उमर, अनीता अग्रवाल, अशोक तिवारी, संजय श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और तमाम उन दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। वास्तव में ये नजूल का सूल है और ये किसे चुभेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।